ओवरऑल तो हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि जब हम डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा और अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा। एक बार जरा इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। ग्राफ है वेरिएशन ऑफ, ग्राफ इज ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, विथ कॉन्सेंट्रेशन। और ये हम लोग दोनों का देखेंगे, एक देखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देने से कंडक्टिविटी में फर्क आता है। तो जरा नोट कीजिएगा, ये एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, दिस इज अ ग्राफ। तो अब इस ग्राफ में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक होगा y एक्सिस पे k कंडक्टिविटी और एक होगा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। आपको यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखें ना हम लोग, तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का, देखो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये देखो इस कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी इसके जितनी है। थोड़ा सा अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी में माइनर सा फर्क आता है, एकदम माइनर सा, ऐसे से करके हमने नोटिस किया। और जब हमने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की एक लाइन से, तो वो लाइन कुछ ऐसी मिली, दिस इज द लाइन। ये लाइन किसकी है, दिस लाइन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए लाइन निकली, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी में कमी तो आ रही है, पर कैसी कमी है वो एक लीनियर कमी है। कैसी कमी है, वो लीनियर कमी है, मतलब वेरिएशन आ रहा है पर ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा 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 आ रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। अच्छा, अगर यही चीज मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की ले लूं, अगर यही चीज मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की ले लूं, तो उसका जो ग्राफ बन के आता है वो कुछ ऐसा बन के आएगा कि देखो यहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब इतना था, जब कॉन्सेंट्रेशन इतना था तो कंडक्टिविटी इतनी थी, है ना। उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा है, कंडक्टिविटी ऐसी हो गई, फिर कंडक्टिविटी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, इस वे में उसकी कंडक्टिविटी जारी है। मतलब जब हमने उसको ज्वाइन किया तो हमको कुछ वो ऐसा करके लाइन मिली, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ लाइन, ये हमको उसके बारे में पता चला, राइट। दिस वाज द थिंग विच वी गॉट अबाउट देम। ये किसके लिए है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ बन करके आया। दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना इसको ऊपर बना देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं। देखिए इसके लिए हमको कुछ ग्राफ ऐसा देखने मिला, दिस वॉज द ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना। आप देख रहे हो क्या, यहां पर कितना था कंडक्टिविटी, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है। तो वीक के लिए ग्राफ में ज्यादा वेरिएशन है, जबकि स्ट्रॉन्ग के लिए कम वेरिएशन है। देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग के लिए कम है और वीक के लिए ज्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते ना, समझिएगा जरा यहां पर, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप कम उसको डाइल्यूट करो या ज्यादा डाइल्यूट करो, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिकम्पोजिशन होते हैं। तो उनको थोड़ा भी मिलेगा वो चलेगा, उनको वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट चाहिए होता है डिकम्पोज होने के लिए, है ना। तो ये ना कम डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, ये लेस कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि अरे तुम मेरे को थोड़ा सा भी पानी दे दो, मैं डिकम्पोज हो जाऊंगा। आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा भी पानी दे देते हैं, पानी एज अ सॉल्वेंट, देने को तो आप कुछ भी दे सकते हैं, पानी का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे थोड़ा सा पानी डालते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है कंप्लीटली। अगर आप उसको बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बोलो कि मैं तेरे से पानी छीन रहा हूं, मैं तेरे से पानी छीन रहा हूं, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो कम में भी एडजस्ट कर लेंगे। इसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं आता, उसकी कंडक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं आता, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही कम है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही कम है।
लेकिन ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो जैसे ही आप इसमें कम कर दो, जैसे ही आप पानी की संख्या कम कर दो, वैसे ही इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि इनको डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, इनको डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये जो स्ट्रॉन्ग, इसको थोड़ा सोचिएगा, सोचिएगा थोड़ा इसको, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनको ज्यादा पानी दो या कम पानी दो, ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो भी इनको चलेगा, और अगर घटा दो तो भी इनको चलेगा, कुछ खास फर्क नहीं आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के मामले में ऐसा होता है कि अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो ये डिकम्पोज हो पाएंगे, और जब ये डिकम्पोज होंगे तभी ये कंडक्टिविटी कर पाएंगे। और अगर आपने पानी निकाल लिया तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसीलिए देखो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने के साथ साथ इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कहां पर होगी, आप बोलोगे सर ये देखो यहां पर होगी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, ये सेंटर में। क्यों इस सेंटर में? इसके लिए बिकॉज जब आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, आप देख रहे हो क्या, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। सुनो ध्यान से, इस वर्ड को समझो, कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो है वहां पर डाइल्यूशन तो इनफाइनाइट ही हुआ ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है। मैंने आपको बोला कि एक नींबू लो समुद्र में डालो, आपने नींबू लिया समुद्र में डाला, क्या आपको वहां पे नींबू पानी का टेस्ट आएगा क्या समुद्र में? क्या आपको समुद्र में नींबू पानी का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एक नींबू है और इतना बड़ा समंदर है, क्या पानी का टेस्ट आएगा? क्या आपको नींबू पानी का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हुआ है, मतलब एक नींबू को आपने इतने बड़े समुद्र में डाल दिया। इसको अदर वर्ड आप ये बोल सकते हो कि नींबू का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है समुद्र के लिए। क्या है एक समुद्र में एक नींबू, क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो मैंने यही आपको बोला कि एक नींबू को अगर आप समुद्र में डालते हो तो आप बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है। दूसरे टर्म्स में आप ये भी बोल सकते हो कि यार कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ, यार कुछ भी नहीं है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, कहां पता चला कि पानी इकट्ठा हुआ। तो जब कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, आप यहां पे साइड में इसको लिख सकते हैं, जब कभी भी आप बोलते हैं ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब समझ जाइए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग जीरो के बराबर है, तभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है यार, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो है, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहां से इस ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपको कब मिलेगी, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपको कब मिलेगी, इस ग्राफ को देखो। तो जहां तक मैं ये देख सकता हूं, मुझे मालूम पड़ता है कि व्हेन concentration is zero, when concentration is zero, when concentration is equal to zero, या फिर at infinite dilution, at infinite dilution k is maximum, k is maximum, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है या फिर जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इनका मतलब एक ही, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन जीरो, जिस वक्त डाइल्यूशन इनफाइनाइट है कॉन्सेंट्रेशन जीरो है या फिर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, उस टाइम पे के मैक्सिमम है। क्या आप यहां से निकाल सकते हैं? क्या आप यहां पे निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से निकाल सकते हैं? सी लाइव तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पॉसिबल ही नहीं है ना। आप मुझे बताओ, आप क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर सकते हो क्या? मैंने आपको बोला नींबू को ना इनफाइनाइट डाइल्यूट करो, आप जाके समुद्र में डाल के आ गए, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूट हो गया। क्या आप उस चीज को कभी मेजर कर पाएंगे क्या? आप प्रैक्टिकली सोचो, एक नींबू को आप एक गिलास में डालते तो आप खट्टापन महसूस कर सकते थे, ओ इस लेवल का खट्टापन है। आपने एक बाल्टी में डाला, आपने महसूस किया अच्छा 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 इस लेवल का बहुत कम है पर इस लेवल का खट्टापन है। आपने उसी नींबू को समुद्र में डाल दिया और आप खट्टापन महसूस करने को जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई मेजर, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो बता पाएगा पानी कितना खट्टा हुआ है। तो देखा जाए तो एज अ प्रैक्टिकली आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर नहीं सकते तो इसीलिए के की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। एक बार फिर सुनो, क्योंकि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर नहीं सकते या फिर आप चीज को उसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर नहीं सकते,
कॉन्सेंट्रेशन कैसे जीरो करोगे? मेरे पास एक पानी का गिलास है और मैंने बोला इसमें नींबू का जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, कंडक्टिविटी पता करो। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे अगर मैंने नींबू डाला ही नहीं तो मैं बोल सकता हूं जीरो कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं पता क्या लगाऊंगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं नींबू डाल रहा हूं उस पे, नींबू अगर मैं डाल रहा हूं उस गिलास पे, तभी ना मैं कुछ कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे पानी बहुत ज्यादा डालना है उस नींबू में, मुझे पानी बहुत ज्यादा डालना है, मुझे इन्फिनिट डाइल्यूट करना है, और इन्फिनिट डाइल्यूट पे मुझे के पता करना है। इन्फिनिट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन जीरो जो है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन जीरो का एक मतलब तो ये बनता है कि आपने कुछ डाले नहीं, दूसरा मतलब ये हो गया कि अगेन सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कर दिया। तो दोनों केस अगर आप देखो तो ये मेजरेबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो इसलिए के की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। तो कुछ समझदार लोगों ने ना बोला कि एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, इस ग्राफ को ना उल्टा प्रोड्यूस कर दो। ये लोग इस ग्राफ को उल्टा प्रोड्यूस कर दो, और ये देखो ग्राफ कहां टच हो रहा है, ओ इधर टच हो रहा है, ये देखो ग्राफ यहां टच हो रहा है, यहां पे टच हो रहा है। तो ये जो ग्राफ टच हो रहा है दिस इज द जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन में ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अच्छा, इसी चीज को कोई ऐसा भी दिखा सकता है, ऊपर इन्फिनाइट का साइन लगा दिया। तो एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपको जो कंडक्टिविटी मिलती है वो मैक्स मिलती है। मतलब ये जो है इस यहां पर जो आपको कंडक्टिविटी मिलेगी ना के, ये मैक्स मिलेगी, मैक्स। पर ये हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने ग्राफ को रिप्रोड्यूस कर दिया। आपको याद है वो केल्विन का स्केल, केल्विन का आपको याद होगा कि ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, याद है वो ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो हमने एक ग्राफ बनाया, दिस इज द टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का। हमने सोचा एक काम क्यों नहीं करते हम लोग, हम ना इस ग्राफ को ना रिप्रोड्यूस कर देते हैं बैक साइड में, देखते हैं कहां पर जाके मिलता है। तो हमने प्रोड्यूस किया 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 और ये यहां पर जाकर के मिला, और हमने पता लगाया कि अच्छा दिस इज -273.5 केल्विन। मतलब इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं। ये मैंने वी क्यों लिख दिया, दिस इज द पी प्रेशर है, ये दिस इज द पी प्रेशर, याद है ना आपको? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया। देखो हम टेम्परेचर जीरो के ऊपर तो बढ़ा सकते हैं, लास्ट टू लास्ट अगर आपके पास फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, तो -10 -15 -20 -50 तक पॉसिबल है। चलो कुछ और हो गया आपके पास -150 तक पॉसिबल है, उससे नीचे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कैसे पता लगाया एब्सोल्यूट जीरो का, हमने कैसे पता लगा कि ये 0 केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच सकता है, मतलब कि -273.5 केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। ओह सॉरी, नॉट केल्विन, डिग्री सेल्सियस। -273 में इस चीज को क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस। हमने कैसे पता चला, हमको कैसे पता चला कि टेम्परेचर -273.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है? क्या हमने एक्चुअली उतना किया? नहीं, हमने ग्राफ को रिप्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, और हमने देखा कि ओ, क्योंकि ग्राफ सीधा जा रहा है तो उल्टा भी ये सीधा ही आ रहा होगा, इस हिसाब से लोवेस्ट जो टेम्परेचर पॉसिबल है वो -273.5 डिग्री पॉसिबल है, उससे पॉसिबल नहीं है उसके नीचे। हमने ये थियोरेटिकली पता किया, हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जो टेम्परेचर को -273.5 तक लेके जा सके। उसी तरीके से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता नहीं कर सकते थे, तो हमने ग्राफ को उल्टा रिप्रोड्यूस किया और हमने पता लगा लिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम बड़े आसानी से हो गया क्योंकि लाइन एकदम स्ट्रेट थी। लेकिन जब बारी आई वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करने की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक समस्या होगी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो एक्चुअली कर्व है। तो आगे जाकर के ये क्या होने वाला है इसके साथ वी डोंट नो, क्योंकि जो चीज कर्व होती है ना, जो चीज कर्व होती है, कर्व का साथ क्या पता चलेगा, ये देखो ये ग्राफ है, कर्व के साथ क्या पता चलेगा, क्या ये ऐसे जाने वाला है, क्या ये ऐसे जाएगा, क्या ये ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, वी डोंट नो ना, हमें नहीं पता कैसे जाएगा। तो इसीलिए यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए चलो ठीक है ग्राफ सीधा है, तो हम बता सकते हैं एट इनफिनिट डायल्यूशन कितनी कंडक्टिविटी होगी हम बता सकते हैं, या एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंडक्टिविटी होगी हम बता सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बता नहीं सकते। इसलिए फिर एक बंदा आया सामने जिसका नाम था कॉल्ड्रश। कॉल्ड्रश ने बोला कि मैं आपको बताता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन कैसे पता करना है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कॉल्ड्रश को जानने से पहले एक बार फिर मैं आपको इस ग्राफ का एक बता देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी क्यों कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी क्यों कम हो गई, बिकॉज लेस इज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो चार्जेस के ट्रेवलिंग करने में मुश्किल होती है, लेस इज क्यों, क्योंकि यहां पर हाई आयोनिक, या आप बोल सकते हैं हाई इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, हाई इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जबकि इस पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में मोर इज इन ट्रांसपोर्टेशन,
मोर इज इन ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर लो इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं। अगर रूम में ज्यादा भीड़ होगी तो लोगों के बीच में टकराव ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयंस के बीच में टकराव ज्यादा होगा। उसी को बोल रखा है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसको आप कई और तरीके से भी बता सकते हो, बट एक समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे, ज्यादा आयंस रहेंगे तो टकराव बढ़ेगा, जिसकी वजह से दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? ग्राफ देखो। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना होगा? चलेंगे कॉलरश भाई के पास कि भाई हमें कोई समाधान दो। तो जो बंदा है अगला वो है कॉलरश लॉ। हम गए कॉलरश अंकल के पास और उनको बोला कि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अपने को पता चल गया, ग्राफ को रिप्रोड्यूस कर दो उल्टा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करें? तो चलिए कॉलरश के शरण में जाएंगे। अब कॉलरश ने क्या कहा है एक बार जरा देख लेते हैं। कॉलरश, तो क्या स्पेलिंग है इसकी? KOHLRAUSCH, कॉलरश लॉ। बड़े प्यार से इसके माँ बाप ने नाम रखा है कॉलरश, KOHLRAUSCH। तो ये कॉलरश है, ये एक्चुअली इसके स्पेलिंग है। हो सकता है आगे चलते चलते मैं स्पेलिंग को आगे पीछे कर दूं। असल में इसका नाम की जो स्पेलिंग है वो यहां पर मैंने सही लिखी है, ठीक है। तो चलो कॉलरश लॉ का क्या कहना है? उसका कहना है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? अगर मोलार कंडक्टिविटी में दिखाना हो तो लैम्डा के ऊपर जीरो कर दो, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इसको लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट कर दो, ठीक है। ये सिंबल है किसका? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। दिस इज द सिंबल फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब अगर मोलार कंडक्टिविटी है तो नीचे हम लोग m लिखेंगे, और अगर इक्विवेलेंट है तो नीचे EQ लिखेंगे, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलार कंडक्टिविटी, हटा दूं मैं ये मैं हटा देता हूं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the molar conductivity, at infinite dilution, molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contribution from its individual ions। इसका कहना है कि at infinite dilution the molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contribution of its individual ion। तो ये बंदा कह रहा है कि जो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो जो मोलार कंडक्टिविटी है इसको ऐसा दिखाया जा सकता है, या फिर इसको ऐसा भी दिखाया जाता है, या फिर इसको ये सिंबल से भी दिखाते हैं लोग, ठीक है। या फिर इसको ना ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लैम्डा, ठीक है। ये 0 प्लस लैम्डा 0 ए, ये क्या हो गया? कैटाइन, और ये हो गया एनाइन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, करेक्ट। तो कोई सा एक भी कोई एक पकड़ लो, जैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलार कंडक्टिविटी होगा वो किसकी वजह से होगा? नंबर ऑफ कैटाइन कितने हैं एंड उनकी कंडक्टिविटी कितनी है, प्लस नंबर ऑफ एनाइंस कितने हैं एंड उनकी कंडक्टिविटी कितनी है। आफ्टर ऑल जो कंडक्टिविटी का काम है वो कैटाइन और एनाइन का ही है, ये इस बंदे का कहना है। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कॉलरश का लॉ को सुना सुना सा लग रहा है ना? तो पता ही है यार, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आयंस ही होते हैं जो इधर से उधर लेके जाते हैं, है ना, एनर्जी को। तो अब यहाँ पर जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो एनाइन और कैटाइन का कंडक्टिविटी का सम होगा। आप यहाँ पे लिख लो किस किस का क्या मीनिंग है। n प्लस नंबर ऑफ कैटाइन्स, n माइनस नंबर ऑफ एनाइंस, लैम्डा 0 एंड लैम्डा इनफाइनाइट, ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे सी भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, एक सेकेंड, C एंड A, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? आयनिक कंडक्शन, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन,
या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो लैम्डा के ऊपर जीरो लगा लो या लैम्डा के ऊपर इन्फाइनाइट, दोनों का मतलब एक ही बनता है। जीरो का मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे तो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन होता है। ओके, तो ये चीज यहां पर बन करके आई। इसका मतलब एक एग्जांपल से जैसा हम लोग समझते हैं, अगर कोई बोले कि व्हाट विल बी द इनफाइनाइट कंडक्शन ऑफ BaCl2, तो ये क्या होगा? तो ये होगा 1 लैम्डा नॉट Ba2 प्लस 2 लैम्डा के ऊपर 0 Cl माइनस। ठीक है, जैसे कोई बोले लैम्डा इनफाइनाइट AlCl3, तो क्या होगा? 1 लैम्डा के ऊपर 0 Al3 प्लस 3 लैम्डा, ये बन जाएगा 3 लैम्डा के ऊपर 0, और ये बन जाएगा Cl माइनस। तो जो भी उनके कंट्रीब्यूटिंग आयंस है उनका कंडक्टिविटी का सम होगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ। आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ।